Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing chapter 4 of Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 30. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था जिसमें हमने सेक्शन 22 से सेक्शन 29 तक डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 30 से। सेक्शन 30 बात करता है पीरियड फॉर लॉजिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। अब इस सेक्शन के अंदर बात की गई है कि जनरल पब्लिक के जितने भी क्लेम्स हैं या जितने भी उनके एतराज़ात हैं उनको दाखिल करने की मुद्दत कितनी है, उसका टाइम पीरियड बताया गया है। सो सब सेक्शन 1, एनी पर्सन मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ द नेम इन एन इलेक्टोरल रोल और एन ऑब्जेक्शन टू और एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एनी एंट्री इन द प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स बिफोर द रिवाइजिंग अथॉरिटी ऑन द prescribed form within a period of 30 days or more, as may be determined by the commission next following the date of publication of preliminary electoral rolls. अब सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि एनी पर्सन यानी कि कोई भी बंदा वो क्या कर सकता है, अगर किसी का नाम प्रीलिमिनरी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया तो वो अपना नाम उस लिस्ट में शामिल करने की एप्लीकेशन दे सकता है, या फिर अगर किसी बंदे का नाम वोटर लिस्ट में गलत लिख दिया है तो वो उस पे एतराज़ उठा सकता है, ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, या फिर अगर किसी के नाम में, किसी के एड्रेस में या और किसी इंफॉर्मेशन के अंदर कोई गलती है तो वो उसकी करेक्शन की एप्लीकेशन दे सकता है। अब ये एप्लीकेशन किसको देनी है इन तमाम सूरतों में? ये एप्लीकेशन दी जाएगी रिवाइजिंग अथॉरिटी को, यानी कि वो ऑफिसर जिसको वोटर लिस्ट पर नज़रसानी करने के लिए अपॉइंट किया गया है। ये बंदा उस रिवाइजिंग अथॉरिटी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा बताए गए फॉर्मेट के मुताबिक एप्लीकेशन देगा और कितने दिनों के अंदर देगा? प्रीलिमिनरी वोटर लिस्ट पब्लिश होने के 30 दिन के अंदर अंदर या जितना भी टाइम पीरियड इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकर्रर करेगा इस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, ये बंदा उस टाइम पीरियड के अंदर अपनी एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन के बताए गए फॉर्मेट के मुताबिक कर सकता है। अब दूसरी बात की गई है, The revising authority shall reject any claim or objection or the application for correction or transfer if it is not made within the specified period in subsection 1 or not made in prescribed manner. अब ये रिवाइजिंग अथॉरिटी कब आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है? अगर आपने ये एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड यानी कि 30 डेज के अंदर अंदर ना दी हो, या फिर जो फॉर्मेट इलेक्शन कमीशन ने एप्लीकेशन देने का बताया है आपका वो फॉर्मेट गलत हो, तो इन दोनों सूरतों में ये रिवाइजिंग अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। सिंपली सेक्शन 30 ने क्या कहा, अगर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं या किसी गलती की करेक्शन करवाना चाहते हैं या कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो आपने प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड और दुरुस्त फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये रिवाइजिंग अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 31 के ऊपर। सेक्शन 31 बात करता है ट्रांसफर ऑफ नेम फ्रॉम वन इलेक्टोरल एरिया टू दी अनदर। अब इस सेक्शन में बात की गई है कि अगर कोई बंदा किसी एक इंतखाबी इलाके से दूसरे इलाके में अपना नाम जो है वोट के लिए मुंतकिल करवाना चाहता है तो उसका क्या तरीकाकार है।
So a person may apply for the transfer of his name from one electoral roll of one electoral area to the electoral roll of another electoral area with the appropriate revising authority if it is preferred before the final publication of the electoral roll under section 35, or if it is filed after such publication with the appropriate registration officer under section 37 by filing an application in the prescribed form, etc. etc. अब सिंपली इसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि आपकी रेजिडेंस चेंज हो जाती है, आप मूव कर जाते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, और जहां पर आप शिफ्ट हुए हो आप अपना वोट भी वहीं पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो, तो इसके लिए दो सिचुएशन है। क्या क्या सिचुएशंस बताई गई हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर तो सेक्शन 35 के तहत फाइनल वोटर लिस्ट अभी पब्लिश नहीं हुई, अगर फाइनल लिस्ट पब्लिश नहीं हुई, अब सेक्शन 35 हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फाइनल लिस्ट पब्लिश होने से पहले ये शख्स रिवाइजिंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन दे सकता है प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक जो कि इलेक्शन कमीशन ने बताया है, और उसमें ये रिक्वेस्ट कर सकता है रिवाइजिंग अथॉरिटी को कि मैं अब जिस इलाके में शिफ्ट हुआ हूँ मेरा नाम इस इलाके की वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, और जो मेरी पुरानी रेजिडेंस थी उस इलाके की वोटर लिस्ट से मेरा नाम डिलीट कर दिया जाए, पहली कंडीशन। दूसरी बात की है कि अगर फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हो चुकी है, फिर क्या कर सकता है। फाइनल लिस्ट पब्लिश होने की सूरत में ये शख्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अंडर सेक्शन 37 एक एप्लीकेशन देगा। अब सेक्शन 37 भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी तरीकाकार वही है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट इलेक्शन कमीशन का बताया हुआ फॉर्मेट होगा, उसमें इसने मेंशन करना होगा कि मेरा नाम पुराने इलाके की वोटर लिस्ट से निकाल कर नए इलाके की वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। सो सिंपली सेक्शन 31 ने क्या कहा कि अगर आप एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाएं तो आप अपने वोट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो रिवाइजिंग अथॉरिटी है उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन ये जो आपने एप्लीकेशन देनी है ये दुरुस्त फॉर्मेट के मुताबिक और दुरुस्त जो टाइम पीरियड है उस पर देनी है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 32 के ऊपर। सेक्शन 32 बात करता है एप्लीकेशन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर द इंक्लूजन ऑफ नेम। अब इस सेक्शन में क्या बताया गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की दरख्वास्त पर किसी बंदे का नाम शामिल करना। अब वो कैसे होगा। The registration officer may within a period mentioned in section 30 apply to the revising authority। इसमें कहा गया है कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो रिवाइजिंग अथॉरिटी को वोटर लिस्ट में चेंजेस के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन उसने देनी है ये सेक्शन 30 के बताए गए टाइम पीरियड के अंदर देनी है। और सेक्शन 30 में हम क्या पढ़ चुके हैं, वोटर लिस्ट जो प्रीलिमिनरी वोटर लिस्ट पब्लिश हुई है उसके 30 डेज के अंदर या जो टाइम पीरियड भी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करे, सो इस टाइम पीरियड के अंदर ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रिवाइजिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकता है। अब किन सूरतों में दे सकता है, फॉर द इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन लेफ्ट आउट ड्यू टू इनएडवर्टेंस और एब्सेंस ऑफ द टाइमली इंफॉर्मेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रीलिमिनरी इलेक्टोरल रोल्स। पहली बात, किसी शख्स का नाम शामिल करने के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है अगर गलती से या टाइमली इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से उस शख्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सका। जो इब्तिदाई वोटर लिस्ट थी अगर गलती से उसका नाम वहाँ पर शामिल नहीं हो सका, या फिर सेकेंडली फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ द नेम फ्रॉम एनी इलेक्टोरल रोल और करेक्शन ऑफ द क्लरिकल प्रिंटिंग और अदर एरर विच ही हिमसेल्फ इज ऑथराइज्ड टू मेक अंडर सेक्शन 34। या फिर वो एप्लीकेशन दे सकता है किसी शख्स का नाम निकालने के लिए या करेक्शन के लिए अगर वोटर लिस्ट में कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई है या फिर कोई ऐसी गलती हो गई है जिसे ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर खुद
जो है वो करेक्ट करने का इख्तियार रखता है अंडर सेक्शन 34, तो वो खुद भी कर सकता है। सो सिंपली सेक्शन 32 में क्या कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपने ऑन पे भी वोटर लिस्ट में किसी बंदे का नाम शामिल करने, नाम निकालने या दुरुस्ती करने के लिए दरख्वास्त दे सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर और सही वजूहात की बिना पर ये एप्लीकेशन दे सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 33 के ऊपर। सेक्शन 33 बात करता है इंक्वायरी इनटू क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। अब इसमें बात की गई है कि जो भी क्लेम वगैरह जनरल पब्लिक करती है या कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करती है उसकी इंक्वायरी का क्या तरीकाकार है। सो सब सेक्शन 1, except where a claim or objection or an application for correction is rejected under section 30 or is decided without further inquiry being valid prima facie, the revising authority shall give its decision after holding a summary inquiry into each claim, objection or application after giving the notice to the parties concerned। अब यहाँ पर पहली बात की गई है सिवाय उन क्लेम के, कौन कौन से क्लेम कि जहाँ पर किसी ने कोई क्लेम उठाया था कि किसी का नाम शामिल किया जाए, या कोई ऑब्जेक्शन रेज किया गया था किसी बंदे की जानिब से कि फलां बंदे का नाम एक्सक्लूड कर दिया जाए, या फिर करेक्शन की कोई एप्लीकेशन दी गई थी। मसलन अगर किसी के नाम में कोई दुरुस्तगी करनी थी या किसी की एज में कोई गलती थी और उसकी करेक्शन की एप्लीकेशन दी गई है, तो सवाए इन क्लेम या ऑब्जेक्शंस के जिनको सेक्शन 30 के अंदर रिजेक्ट किया गया है, या फिर अगर ये एप्लीकेशन बज़ाहिर सही लग रही थी लेकिन इसमें मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत थी, तो ऐसी सूरत में रिवाइजिंग अथॉरिटी क्या कर सकती है, वो ऐसी सूरत में वो एक समरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है। और समरी इंक्वायरी कंडक्ट करने से पहले वो जितने भी कंसर्न पार्टीज़ हैं, जो मुतलका फ़रीक़ैन हैं, उनको बाकायदा नोटिस देगी ताकि वो आकर अपनी बात रिवाइजिंग अथॉरिटी के सामने रख सकें। फिर ये इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद रिवाइजिंग अथॉरिटी इस पर अपना फ़ैसला सुनाएगी कि आया ये जो क्लेम रेज़ किया गया था या ये जो ऑब्जेक्शन रेज़ की गई थी ये सही है या नहीं। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? The decision of revising authority under subsection 1 shall be final and shall be communicated to the appropriate registration officer। अब रिवाइजिंग अथॉरिटी जो भी फैसला देगी वो फाइनल कंसिडर किया जाएगा, मीन्स टू से कि इस पर आपको अपील का राइट नहीं दिया गया, और ये जो रिवाइजिंग अथॉरिटी का फैसला है वो अपने इस फैसले को कंसर्न्ड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भेजेगी ताकि वोटर लिस्ट में अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसमें चेंजेस कर दे। सो सिंपली सेक्शन 33 ने क्या कहा कि अगर कोई क्लेम, ऑब्जेक्शन या करेक्शन की दरख्वास्त जो प्राइमा फेशाई सही थी और जिसको मुस्तरद नहीं किया गया, तो रिवाइजिंग अथॉरिटी कंसर्न पार्टीज़ को नोटिस देने के बाद एक समरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। फिर वो उस इंक्वायरी के बाद अपना फ़ैसला देगी जो कि फ़ाइनल होगा। ये फ़ैसला रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भेजा जाएगा ताकि वो वोटर लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सके। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 34 के ऊपर। सेक्शन 34 बात करता है करेक्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अब इस सेक्शन के अंदर वोटर लिस्ट में दुरुस्तगी के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पावर्स को भी डिस्कस किया गया है। तो सेक्शन क्या कहता है? द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शेल। अब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास दो पावर्स हैं या उसकी दो ड्यूटीज़ हैं। क्या क्या है? नंबर 1, शेल करेक्ट द इलेक्टोरल रोल इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ रिवाइजिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 33। अगर सेक्शन 33 के तहत रिवाइजिंग अथॉरिटी ने कोई फ़ैसला किया है, अब हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद, जैसे किसी का नाम शामिल करना, खारिज करना उसका नाम या कोई करेक्शन करना, तो फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर लाजमी तौर पर उसके लिए मैंडेटरी है कि वो वोटर लिस्ट में चेंजेस करेगा इस डिसीजन के बाद।
हमने पहले भी कहा इसका डिसीजन फाइनल होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भेजा जाएगा और वो इसमें चेंजेस करने का पाबंद है। सेकेंडली, may further correct any clerical, printing or other error subsequently discovered in the roll, but not so as to include in it or exclude from it the name of any voter। दूसरी बात की गई है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपनी ऑन पर भी वोटर लिस्ट में अगर कोई ऑर्डिनरी एरर आ गया है, जैसे किसी के नाम में कोई गलती है, प्रिंटिंग की गलती आ गई है या कोई और भी एरर आ गया है जिसको वो अपने ऑन पे जो है वो करेक्ट कर सकता है, तो वो इस सेक्शन के अंडर उसको पावर दी गई है कि वो करेक्शन कर सकता है। लेकिन शर्त क्या लगा दी है कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर किसी भी बंदे का नाम वोटर लिस्ट में ऐड या डिलीट नहीं कर सकता अपनी इन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। यानी कि सेक्शन 34 ने सिर्फ इसको ये पावर दी है कि वो गैर मामूली जो गलतियां हैं, नाम की करेक्शन है या प्रिंटिंग की गलती है, तो उनको दुरुस्त कर सकता है, लेकिन अपनी इस पावर की आड़ में वो किसी भी बंदे का नाम शामिल या डिलीट नहीं कर सकता। सिंपली सेक्शन 34 ने क्या कहा, क्लरिकल मिस्टेक को ठीक कर सकता है लेकिन किसी बंदे का नाम ऐड या डिलीट नहीं कर सकता। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए प्रॉपर फिर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 35। सेक्शन 35 बात करता है फाइनल पब्लिकेशन की, कि फाइनल वोटर लिस्ट जो है कब पब्लिश की जाएगी। सेक्शन 35 कहता है आफ्टर मेकिंग एडिशंस, डिलीशंस, modifications, corrections, if any under section 34, the registration officer shall publish in the prescribed manner and form the final electoral roll for each electoral area। इसमें कहा गया है कि जब रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वोटर लिस्ट के अंदर नए नाम ऐड कर देता है या पुराने नाम डिलीट कर देता है, जो भी ऊपर अभी हम पढ़कर आ चुके हैं, या अगर उसमें कोई अमेंडमेंट थी या करेक्शन करनी थी वो कर लेता है, तो फिर इसके बाद वो हर इंतखाबी इलाके के लिए वोटर लिस्ट, जो फाइनल वोटर लिस्ट है, उसको पब्लिश करेगा। लेकिन ये जो पब्लिकेशन होगी ये बाकायदा तरीक़ाकार के मुताबिक होगी जो तरीक़ाकार इलेक्शन कमीशन ने बताया होगा, और एक टाइम पीरियड पर की जाएगी जो टाइम पीरियड इलेक्शन कमीशन बताएगा। सिंपली रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तमाम जो है मैंडेटरी चेंजेस करने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो पब्लिश करेगा, जिसको आइंदा आने वाले इलेक्शंस में यूज़ किया जा सकेगा। उसके बाद है सेक्शन 36। सेक्शन 36 बात करता है पीरियोडिकल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। अब इस सेक्शन में बात की गई है कि वक्तन फ़वक्तन वोटर लिस्ट पर नज़रसानी करना। अब कौन करेगा? द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शैल पीरियोडिकली रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल एज मे बी डिटरमिन्ड बाय कमीशन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड फॉर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक और एक मुकर्रा वक्त पर वो वोटर लिस्ट को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेगा, ताकि क्या हो सके, एज टू इंक्लूड द नेम ऑफ एनी क्वालिफाइड पर्सन हुज नेम डज नॉट अपीयर इन सच रोल, ताकि इस वोटर लिस्ट में ऐसे बंदों का नाम शामिल किया जा सके जो कि वोट डालने के लिए इंटाइटल्ड हैं लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। या फिर सेकेंडली, एज टू डिलीट द नेम ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ डाइड और हु हैज़ बिकम डिसक्वालीफाइड फॉर इनरोलमेंट, या फिर ऐसे बंदों का नाम उस लिस्ट से निकालना जो या तो फोत हो चुके हैं या किसी भी वजह से वो वोट डालने के लिए नाअहल हो चुके हैं। Thirdly, for correcting any entry or for supplying any omission in such role, या फिर अगर वोटर लिस्ट में कोई गलती हो गई है या फिर इंफॉर्मेशन प्रॉपरली उसमें एंटर नहीं की गई, तो इस प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को एंटर करना और उस गलती को करेक्ट करना। Secondly, an electoral roll for any electoral area which is not revised for any reason shall continue to remain valid and operational.
अगर किसी भी वजह से किसी इलाके की वोटर लिस्ट का जायज़ा नहीं लिया गया रिवाइजिंग अथॉरिटी की तरफ से, उस पर नज़रसानी नहीं की गई, तो फिर ऐसी सूरत में पुरानी वोटर लिस्ट ही दुरुस्त और जो है इन्फोर्स्ड कंसिडर की जाएगी, यानी कि फिर उसी को फर्दर आगे लेके चलाया जाएगा। Thirdly, while revising the electoral roll under subsection 1, the procedure laid down in section 24 to 35 with necessary changes shall apply to the revision of electoral roll. जब भी वोटर लिस्ट का जायजा लिया जा रहा होगा इन रिवाइजिंग अथॉरिटी की जानिब से, तो ऐसी सूरत में सेक्शन 24 से सेक्शन 35 में जो जो भी प्रोविजंस बताई गई हैं वो प्रोविजंस ही एप्लीकेबल होंगी इस रिवीजन के प्रोसेस में, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इन प्रोविजंस में चेंजेस भी की जा सकती हैं। सो सिंपली सेक्शन 36 ने हमें क्या बताया कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर टाइम टू टाइम वोटर लिस्ट को जो है उसका जायजा लेगा ताकि नए वोटर्स का नाम शामिल किया जा सके। जो लोग मर चुके हैं या जो नाअहल हो चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से निकाला जाए। जहां पर करेक्शन की ज़रूरत है वहां पर करेक्शन की जाए। अगर कहीं पर किसी इलाके की वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हुई तो पुरानी लिस्ट को जो है वो काबिल कबूल समझा जाएगा और वोटर लिस्ट के जायजे के दौरान सेक्शन 24 से सेक्शन 35 में दी गई प्रोविजंस को अप्लाई किया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 30 से सेक्शन 36 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सेक्शन 37 को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।